तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। केला की बाग में लगने वाले कीट रोग और उनका नियंत्रण। भेड़ पालन अच्छी आमदनी कमाने का आसान जरिया। केला के बाग अपने राज्य में लगभग सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं और अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन बागों में कई घातक कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर S.K. पांडे। हमारे किसान भाइयों ने बहुत स्थानों पर देखा है, केले की खेती शुरू की है और केले का अच्छा उत्पादन अगर उन्हें लेना है तो समसामयिक जानकारी में आज किसान भाइयों को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, केवल कुछ चीज़ें सावधानी पूर्वक विशेष रूप से। एक होता है कीट जिसके कारण जो कंद है और तने दोनों को नुकसान पहुंचता है, जिसको हम ग्रब कहते हैं। उस ग्रब का स्वभाव होता है कि वो कंद को भी नुकसान पहुंचाता है और तने को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अंदर सुरंगें बनाता है और जो एक्सक्रीटा होता है वो चूंकि वहीं होता है, उससे सड़न और गलन पैदा होती है। इस तरह से पूरा कंद सड़ने लगते हैं और तने में भी गलाव शुरू हो जाता है, जिससे कि पौधे गिरने लग जाते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर फल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फलने के पहले अगर पौधे गिर रहे हैं तब भी नुकसान होगा। तो इन किसी भी अवस्था में फसल को नुकसान इस कीट के द्वारा पहुंचता है। तो कोशिश करें किसान भाई की कृषि क्रियाएं हैं जहां हम कर रहे हैं, पौधे के पास साफ सुथरा रहे, उसके थाले में पानी लगातार ना भरा रहे। फिर पुराने जो कंद हैं उनको भी हटा दें, क्योंकि उनमें पहले से कीट होते हैं, वो फैलते चले जाते हैं। तो साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है ताकि वो वहाँ पर और मल्टीप्लाई ना हो, नए और कीट पैदा ना करें। और सबसे इसका अच्छा उपाय ये है कि डाइमिथेट 1 मिलीलीटर की मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। अच्छा प्रभाव देखने के लिए स्प्रे 12 से 15 दिन बाद पुनः कर दें। केला की मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है, लेकिन केला के पौधों में कई तरह के जीवाणु और फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो पौधों की पैदावार को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन रोगों के बढ़ने की वजह से कभी कभी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो जाती है। तो केले की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है, चलिए जानते हैं। पनामा विल्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। विशेष रूप से पनामा विल्ट के लिए किसान भाई देखेंगे कि पत्तियां
इकट्ठी हो जाती, मोटी छोटी सी हो जाती है, गुच्छा बन जाता है और वृद्धि रुक जाती है पौधे की। जब ऐसा होता है तो छोटे छोटे से फल लगते हैं, फलों का आकार भी प्रभावित होता है या फिर फल नहीं लग पाते। इस तरह की स्थिति जब आ जाती है तो निश्चित रूप से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। और जब इसको हमको रोकना है तो उसके लिए तो पहले किसान भाई जो पत्तियां सड़ रही हैं आसपास, उनको वहां से हटाएं, समय समय पर निदाई गुड़ाई करें ताकि हवा का प्रवाह मिट्टी में भी हो, और समय समय पर पोषक तत्व हैं उनको देते हुए सावधानी रखें। और उसके रोकथाम के लिए कार्बनडाजिम, मैनकोजेब या बाविस्टीन, इनमें से कोई सी भी एक फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका पौधे पर भी छिड़काव करें। और सिंचाई देने के पहले ड्रेंचिंग बोलते हैं, जिसको कि मिट्टी में इन फफूंदनाशक को हम दे सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में हो रहे जो प्रभाव है वो भी कम होता है, इससे नियंत्रण होता है। जीवाणु म्लानी या मोको रोग सर्वप्रथम रोगी पौधों की नई पत्तियों पीली पड़ने पर लगती है और बाद में टूटने लगती है, जिसके कारण बीज की पत्ती सूख जाती है और आगे चलकर अन्य पत्तियां भी मुरझाकर लटक जाती हैं और सूख जाती हैं। रोग ग्रसित पौधों के तनों को यदि काट कर देखा जाए तो ऊतक हल्के पीले, गहरे भूरे या काले नीले रंग के दिखते हैं। रोगी भाग से मटमैले धूसर या गहरे भूरे रंग का स्राव निकलता है। रोग नियंत्रण के उपाय: बाग में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक भूमि को केले की फसल से मुक्त रखा जाए। रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए चूंकि यह बैक्टीरिया जनित रोग है, इस पर काफी पौधे की स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वृद्धि रुक जाती है। इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो नामक दवा है बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की, 200 ppm का घोल बना ले, 200 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में मात्रा घोल लें और इसका छिड़काव करें पूरे पौधे पर, पत्तियों पर, तने पर। और यह छिड़काव 10 से 15 दिन बाद पुनः एक बार करें तो इससे बैक्टीरियल ब्लाइट पर काफ़ी हद तक प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए किसान भाई अगर जो केले के खेत हैं उनमें ये सावधानी रखते हैं तो केले के ऊपर प्रतिकूल पड़ने वाला प्रभाव नहीं होगा और इन कीट का और बीमारी का नियंत्रण करके भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महासचिव जांग मिंग से की मुलाकात। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर हुई चर्चा। भारतीय मूल के अजय बंगा बने विश्व बैंक के अध्यक्ष। कमला हैरिस ने दी बधाई। 2 जून से संभालेंगे कार्यभार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, जिनके पास बहुत छोटी जोत होती है। ऐसे में केवल खेती बाड़ी करके किसानों का गुजारा मुश्किल हो पाता है। अगर किसान खेती बाड़ी के साथ भेड़ों का पालन भी करे तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए किसान भेड़ की कौन सी नस्लों का चयन करे और इनको पालते समय किन किन बातों का ध्यान रखे, इस बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद।
किसान भाइयों, आज हम भेड़ पालन पर बात करेंगे। तो भेड़ पालन यानी कि बकरी पालन तो ज़्यादातर किसान करते हैं, लेकिन भेड़ पालन का व्यवसाय जो है कुछ एरिया में भारतवर्ष के अंदर ज़्यादा किया जाता है, और लेकिन बाकी जगहों पर इसका पालन बहुतायत तौर पर नहीं किया जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में भी भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छी आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। भेड़ों में कुछ नस्ल इस तरह की है जो जैसे कि आपको पता है कि भेड़ से हम किस किस चीज़ से लाभ ले सकते हैं। तो भेड़ का मांस है, उसके चमड़ा है, उसके ऊन उत्पन्न होता है, ऊन है, साथ में बहुत जगह पे दूध के लिए भी भेड़ रखते हैं, और उसके अलावा खाद के लिए वो प्रयोग में इनके बीट को खाद में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये इनसे लाभ की चीज़ है, जिसे कि आप ऊन उत्पादन के लिए पालन कर सकते हैं। लेकिन ये नस्ल जो है इन्हें आप ठंडे प्रदेश में ही पालन कर सकते हैं। जैसे कि मेराइनो एक नस्ल इनका है, विदेशी नस्ल है, लेकिन भारतवर्ष में भी बहुत जगह पर इसका पालन किया जाता है। तो मेराइनो नस्ल से आप इसे उसी प्रकार से डॉर्सेट है, सफॉक है जो कि मांस के लिए रखा जाता है, और हैम्पशायर है। तो ये सारी विदेशी नस्ल हैं। कुछ नस्ल हैं जो कि आपको जम्मू कश्मीर में है, गड्डी है, कश्मीरी है। तो ये नस्ल हमारे ठंडे प्रदेश की है, जिससे कि ऊन का उत्पादन होता है। और गर्म प्रदेश में जैसे कि उत्तर प्रदेश की नस्ल है मुजफ्फरनगरी, वो उसका पालन कर सकते हैं। झारखंड की नस्ल है छोटा नागपुरी। लेकिन इन सभी में आपको कारपेट ऊल यानी कि दरी बनाने के लिए जो ऊन का उपयोग करते हैं, उस प्रकार के ऊन आएंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि भारतवर्ष में ज़्यादातर जो भेड़ की नस्लें हैं वो मांस उत्पादन के लिए आप अगर भेड़ पालन करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश के जलवायु पर आधारित भेड़ों के का चयन करें। इसे रख रखाव में भी कम खर्च है। जिस प्रकार से बकरी के लिए घर में एक बनाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आप इसके लिए भी आवास व्यवस्था करेंगे। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ें नहीं रखें। कम जगह में यानी कि 20 स्क्वायर फीट जगह यानी कि एक भेड़ के लिए ज़रूरत पड़ती है। और अगर रखने के लिए अगर आप चाहते हैं इसे व्यावसायिक रूप में अपनाना, तो व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए आप इसमें घर में मादा जो हमारी भेड़ है उनके लिए अलग घर बनाएं, कमरा रखें। और उसी प्रकार से अगर आप नर है तो नर के लिए अलग, और जो बच्चे आते हैं उनके लिए अलग रखना है। और एक कमरा इस तरह का हो जहाँ की प्रसव के लिए यानी कि जो भेड़ बच्चे देंगी तो उनके लिए जगह अलग चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप रखते हैं आवास व्यवस्था, तो इसमें आप भेड़ पालन बहुत सुगमता से कर सकते हैं। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। अब रही बात की उनके खान पान की व्यवस्था की, तो खान पान अगर व्यवस्था रखना है तो भेड़ भी चरने वाला पशु है और इसे चराना भी अति आवश्यक है। लेकिन चराने के अलावा भी अगर आप मांस के लिए उत्पादन करना चाहते हैं तो इसमें आपको भोजन के अलग से 400 ग्राम प्रतिदिन यानी कि सुबह शाम एक बार 200 ग्राम करके आप इसे भोजन कराएंगे तो इससे बढ़ोतरी अच्छी होगी।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महासचिव जांग मिंग से की मुलाकात। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर हुई चर्चा। भारतीय मूल के अजय बंगा बने विश्व बैंक के अध्यक्ष। कमला हैरिस ने दी बधाई। 2 जून से संभालेंगे कार्यभार। मुंबई में आज शाम होगी एनसीपी की बैठक। अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं शरद पवार। बोले पार्टी के भविष्य के लिए इस्तीफे का किया था ऐलान। एनकाउंटर को लेकर सेना की प्रेस वार्ता। मिशन एनकाउंटर को लेकर दी जानकारी। 24 घंटे में 4 दहशतगर्द ढेर। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस को दिए निर्देश। वीआईपी मूवमेंट के दौरान रेडियो सेट पर सांकेतिक शब्दों का करें इस्तेमाल। सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तोरई की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय पुष्पन और फलन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से आपको आगे चलकर भरपूर उत्पादन मिल सके। तो आप इस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ संदीप चौहान। आज हम लेकर आए आपके लिए तोरई की खेती में किए जाने वाले कार्य। इस समय जो है तोरई की खेती में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसको कृषि कार्य बोलते हैं, कृषण कार्य बोलते हैं। इसको करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय जो है तोरई की फसल में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है आपको निंदाई और गुड़ाई। निंदाई गुड़ाई इस समय जो है फसल मांग कर रही है। आपके खेतों में आप देखेंगे कि फसल जो है निराई गुड़ाई की मांग कर रही है। तो निराई गुड़ाई के लिए जो है किसान भाइयों तोरई की फसल में जो है निराई गुड़ाई खुरपी से, और जिनके पास में जो है उन्नत यंत्र है वो रोटरी टिलर के माध्यम से जो है निराई गुड़ाई करें। किसान भाइयों, तोरई की फसल अभी फूल और फलन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर अगर आप सिंचाई प्रबंधन ठीक तरह से नहीं करते हैं तो आपके फसल उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इसलिए आप फसल में नमी की कमी न होने दें। तो किसान भाई जो है इस समय निराई गुड़ाई करने के साथ साथ में जो है जो कार्य होता है गर्मी के मौसम में वो है सिंचाई प्रबंधन। अमूमन अगर बात करें तो तोरई की खेती में, तोरई की फसल में जो है 6 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और जिन किसान भाइयों ने तोरई की खेती जो है ड्रिप के माध्यम से कर रखी है, टपक सिंचाई के माध्यम से कर रखी है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद टपक सिंचाई साबित होती है। तो किसान भाइयों को ये सब तकनीकों का समावेश अपने खेतों में करना चाहिए। साथ ही साथ जो है हम अभी बात करें कि इस समय फसल जो है तोरई की जो फसल है वो खाना मांग रही है, पोषण मांग रही है। तो इसके लिए जो है परनी छिड़काव जो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। परनी छिड़काव के रूप में किसान भाइयों को जो NPK आता है 19-19-19 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इसकी जो है 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे, या अगर कई किसान भाइयों ने इसको कम लगा रखा है तो 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में किसान भाई घोल बनाकर छिड़काव करता है तो इसके परिणाम बहुत ही बेहतर मिलते हैं। तोरई की फसल में कीट और रोग द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर आप इन कीट और रोगों के नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी पूरी फसल
नष्ट हो सकती है, इसलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण करें। अब हम देख रहे हैं किसानों के खेतों में इस समय जो है सबसे बड़ी समस्या जो आती है कीट की, बीमारी की। तो कद्दू ये वर्गीय फसलों में हम देखते ज़्यादातर जो है यही पंपकिन बीटल जो बहुत ही तेज़ी से इस समय लगता है कद्दू वर्गीय फसलों में। तो इसके लिए जो है किसान भाइयों को जो है पंपकिन बीटल के लिए जो है अल्फा मेथिन नाम की जो दवाई है उसकी 25 से 30 ml मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से जो है किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण और किसानों के लिए नुकसानदायक कीड़ा है फल मक्खी, जिसकी चर्चा किसान भाई हर समय करता है। हम जब भी खेतों में जाते हैं किसानों के खेतों में तो यही कहता है, साहब हमने तो बहुत अच्छे तरीके से ये खेती कर रहे थे, वो कीड़ा आता है, डंक मार के चला जाता है और हमारे उत्पादन को कमी करता है, हमारे उत्पादन को नुकसान पहुंचाता है। ये जो फल मक्खी कीट है ये बहुत तेज़ी से इसका संक्रमण इस समय होता है और वो फूल से जब फल बनता है उसी अवस्था में डंक मार देता है। तो आने वाला जो फल होता है वो कुबड़ा होता है और मार्केट में इसको कोई खरीदता नहीं है। तो इसके लिए जो है आप फल मक्खी का जो है फेरोमोन ट्रैप बाजार में आता है। 1 एकड़ में इसको जो है शुरुआती अवस्था में अगर हमको चेक करने की बात करें तो 5 से 6 लगाना चाहिए और पूर्ण रूप से कंट्रोल करना है तो 10 से 15 अपने को उसमें लगाना चाहिए। इसके अलावा आप फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 7 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। और इस समय हम देख रहे हैं किसान भाई इसको भूरी मस्सी बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। आप खेतों में गए तो बोले पाउडर सा हो गया है, पाउडर सफ़ेद हो गया है। सो कोई सफ़ेद मस्सी बोलता है, कुछ अलग अलग नामों से बोलता है। क्षेत्र विशेष के आधार पर बीमारी का नाम अलग अलग होता है। समझने की बात अगर हम करें तो जब सफ़ेद पाउडर जैसा जम जाता है ऊपर और नीचे जमता है तो जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, ऊपर जमता है तो हम उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसके लिए किसान भाई जो है जो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसके लिए बहुत ही अच्छा फफूंद नाशक है। तो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का इसमें उपयोग करें तो इसमें जो है अच्छे परिणाम किसान भाई को मिलते हैं। इसकी जो है लगभग जो है 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से इसको उपयोग करना चाहिए। और किसान भाई जो है गर्मी के मौसम में ध्यान रखें कि फफूंदनाशक दवाई, कीटनाशक दवाई का उपयोग जो है वो संध्या के समय करें। जब तापमान कम हो जाता है उस समय जो है कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाई का उपयोग करें। इससे जो है बहुत अच्छे परिणाम उसको फफूंदनाशक के मिलते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव देवरी, जिला शिवपुरी के अनुपम सिंह ने। आपने लेमन ग्रास की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहां जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है,
दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब उन्नत प्रजाति है जो कि CMF लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोजा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे और अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में कम से 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हज़ार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुराने फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद जाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे कटाई किस तरह से करें? तो प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने आप कटाई कर सकते हैं। उसके कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं और प्रति कटाई से कम 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज मीन्स लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है, छायादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहाँ तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है और प्रति लीटर तेल का भाव 1,000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर